अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा तीसरा लेक्चर है एनालिटिकल डायनेमिक्स MTH 382 का। और अब सबसे पहले तो हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि पहले हमने क्या पढ़ा था। स्टार्टिंग लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें रिवाइज की थी जो आपकी BSc की मैकेनिक्स से रिलेटेड थी, और उसके अंदर हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। उसके बाद हमने मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल डिस्कस किया था कि उसके लिए कंजर्वेशन लॉज क्या हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम उसके लिए होता है, फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ पढ़ा, उसको डिराइव करना भी देखा, और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ वो भी उसके लिए सिंगल पार्टिकल के लिए देखा। अब ये जो लेक्चर 2 था उसके अंदर हमने क्या किया, उसको हम इस तरह समराइज कर सकते हैं कि हमने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की मैकेनिक्स को डिस्कस किया था। यानी पहले हमने स्टार्ट किया एक सिंगल पार्टिकल की मैकेनिक्स से, कि एक सिंगल पार्टिकल मैकेनिक्स का मतलब मोशन रिलेटेड। अच्छा जी, अब एक सिंगल पार्टिकल की मोशन से रिलेटेड हमने देखा कि जी उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो भी कंजर्व करेगा। कब कंजर्व करेगा? कि अगर उसके ऊपर फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद हमने सेकेंडली ये देखा कि अगर उसका टॉर्क ज़ीरो हो जाए तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेगा। और पार्टिकल अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है और वर्क डन जो है वो ज़ीरो हो जाए, वर्क डन जो है वो कंजर्व हो जाए, तो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कंजर्व रहेगी। उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को डिस्कस किया कि जी अब मैंने आपको ये कहा था कि इसमें ये जहन में रखिए कि हम बॉडी की मोशन को नहीं डिस्कस कर रहे, हम सेपरेट n पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे से अलग-अलग हैं, एक दूसरे पे कुछ फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं, हर एक की अपना मास है, अपना अपना मास है। लेट अस से कि अगर एक ith पार्टिकल हम कंसिडर करते हैं Pi, तो Mi उसका मास है, Ri उसका रेडियस फैक्टर है ith पार्टिकल का ओरिजिन से, और Vi उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल। तो इस तरह जब हम कंसिडर कर रहे हैं हर पार्टिकल को सेपरेटली, और हर पार्टिकल की अपनी वेलोसिटी है, अपना रेडियस है, तो ये पार्टिकल सारे मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। n पार्टिकल्स जो हैं ये मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, और ये जो सिस्टम है अब हम इसकी हमने पिछले लेक्चर में इसकी मैकेनिक्स को डिस्कस किया था कि ये जब मूव करता है तो इसकी क्या मैकेनिक्स होगी। उसके अंदर हमने ये देखा कि जिस तरह एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर कंजर्वेशन लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, उसके लिए होल्ड करते हैं, उसी तरह हमारे पास इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी कंजर्वेशन लॉज जो हैं वो सब के सब होल्ड करते हैं। उसमें सबसे पहले तो आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने फोर्सेस को देखा, और फोर्सेस से फिर हमने ये एक्सेस किया कि अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो, क्योंकि ज़ाहिर है सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर इंटरनल फोर्सेस भी तो होंगी। इंटरनल फोर्सेस कौन सी होंगी? कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो उसकी इंटरनल फोर्सेस है। तो कुछ उसकी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, कुछ उसकी इंटरनल फोर्सेस हैं। तो अगर सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो होंगी, इंटरनल फोर्सेस को हम नहीं कह रहे कि ये ज़ीरो है, तो अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगी तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। टोटल लीनियर मोमेंटम क्या था? तमाम के तमाम पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम, उसका सम ले लें, या ओवरऑल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम आ जाता है ये। उसके बाद हमने ये कहा कि जी अगर टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो उस सूरत में कांस्टेंट रहेगा टाइम के लिहाज से, अगर अप्लाइड एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो ज़ीरो होगा, और इसको हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का नाम दिया था सिस्टम के लिए। अब यही चीज़ जो थी वो एक सिंगल पार्टिकल के लिए भी हमने देखी थी कि अगर टॉर्क ज़ीरो होगा तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे भी यही है कि यहाँ पे ये मैं सही कर रही हूँ, यहाँ पे लीनियर नहीं आना, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आना कि जी अगर टोटल टॉर्क ऑफ द सिस्टम जो है, एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो ज़ीरो है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट इन टाइम होगा।
इसी तरह अगर टोटल वर्क डन जो है वो कंजर्व रहेगा तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी कंजर्व होगी। ये हमने देखा कि जी वर्क डन जो है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। जब हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से देखा तो हमारे पास आ गया कि जी सेकंड जब काम हो गया उसके बाद की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसमें से काम होने से पहले जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी थी उसको निकाल दें। और ये किसके बराबर था, ये बराबर था कि पोटेंशियल एनर्जी काम होने से पहले जो थी उसमें से काम होने के बाद की पोटेंशियल एनर्जी को निकाल दिया जाए। और वहां से हमने ये लिया था, हासिल किया था कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो कंजर्व रहेगी। अब आगे हम कुछ डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो ये अभी तक जो भी हमने पढ़ा था वो आपकी वो बीएससी की मैकेनिक्स से रिलेटेड था। अब हम प्योर डायनामिक्स की तरफ जा रहे हैं, एनालिटिकल डायनामिक्स की तरफ। डायनामिक्स का हमने पढ़ा था कि ये पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। थोड़ी सी डिफरेंट कैसे है, अब हम देखते हैं कि सिस्टम जो है, अब आगे सिस्टम भी डायनामिकल होते हैं। कौन से सिस्टम डायनामिकल होते हैं? ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड ए डायनामिकल सिस्टम। डायनामिकल सिस्टम क्या है? लफ्ज आ जाए डायनामिकल सिस्टम हम परेशान हो जाते हैं, ये क्या चीज़ है। तो ये कोई ऐसी अछूती चीज़ नहीं है, ये एक बड़े आम से सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है कि कुछ पार्टिकल्स हैं, उन्होंने मिलकर एक सिस्टम बनाया हुआ, सारे इकट्ठे कुछ काम कर रहे हैं और इस किस्म के सिस्टम को हम कहते हैं कि ये डायनामिकल सिस्टम है। उसके बाद अगर कुछ पार्टिकल्स हैं, उन्होंने सिस्टम बनाया है, तो उसके अंदर पार्टिकल की अपनी अपनी पोजीशन भी तो है। तो जो सारे के सारे पार्टिकल्स की अगर हम पोजीशंस का एक सेट बना लें तो उसको हम कहते हैं कि ये उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन का अगर आप आम जिंदगी में देखें, ये कॉन्फ़िगर कर लिया हमने, उसका एक स्पेशल वो बना लिया है, एक स्पेशल हिसाब किताब बना लिया, ये होती है कॉन्फ़िगरेशन। कि हर चीज़ की एक ख़ास आपने पोजीशन बना ली है, ख़ास जगह पे उसको रख दिए। आप कहते हैं ये इस कमरे की कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे मैंने टेबल रख दी है, यहाँ पे मैंने चेयर रख दी है, यहाँ पे मैंने दीवार पे तस्वीर लटका दी है। हम कहते हैं कि जी ये हमारे कमरे की कॉन्फ़िगरेशन है। इस कॉर्नर में बेड पड़ा है, इस कॉर्नर में ड्रेसिंग टेबल पड़ा है, वगैरह वगैरह। ये आपके बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन थी। तो इसी तरह के सारे सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, हम कहते हैं कि यूजुअली हम जो कंसिडर करते हैं वो n पार्टिकल्स का सिस्टम है कि n पार्टिकल्स हैं, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, n इज समथिंग फाइनाइट, इन्फिनिट नहीं है। तो ये सारे के सारे सिस्टम पार्टिकल्स जो हैं, जो सिस्टम के अंदर हैं, उन सब की पोजीशंस ले लें और उसको आप शो कर दें, वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है इस डायनामिकल सिस्टम की। डायनामिकल सिस्टम क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज अ डायनामिकल सिस्टम। एंड व्हाट इज इट्स कॉन्फ़िगरेशन? द सेट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज नोन एज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डायनामिकल सिस्टम। अच्छा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की जो बात आती है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? द कोऑर्डिनेट्स मिनिमम इन नंबर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डायनामिकल सिस्टम एट एनी टाइम इज कॉल्ड द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हुए मैं बात करती हूँ कि जी रियल लाइन है, और रियल लाइन पे यहाँ पे मैं बना भी रही हूँ, मैं कहती हूँ कि जी ये मेरे पास एक रियल लाइन है और रियल लाइन पे एक चीज़ पड़ी हुई है। ये लाइन है, इसके ऊपर एक चीज़ पड़ी हुई है, ये इसका ओरिजिन है रियल लाइन पे 0 0। यहाँ पे कोई चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है। पार्टिकल मेरे पास है ज़ीरो के ऊपर, ये आ गया -1, x इक्वल टू -1। रियल लाइन पे एक स्टेप पीछे जाएं ओरिजिन से, तो यहाँ पे पार्टिकल ये पड़ा हुआ। अब इस पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी? कम से कम कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी? कम से कम मुझे एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे -1 पे है पार्टिकल और मैंने ये बताना है कि 0 से एक कदम पीछे, 1 फुट पीछे, तो -1 पे आ गया ये पार्टिकल। ठीक है, अब इसी तरह अगर यहाँ पे मैं लेती हूँ XY प्लेन,
ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस। यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, कोई भी पार्टिकल पड़ा, उसकी पोजीशन एक पॉइंट होगी, क्योंकि ये पार्टिकल एक प्लेन के अंदर है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। अच्छा जी, अब ये पार्टिकल है तो इसकी पोजीशन को मैं कैसे डिस्क्राइब करूँगी? अगर मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि अगर मैंने ये जो ओरिजिन है मेरा, ओरिजिन को एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है? ओरिजिन जो है वो मेरा 0 0 है, एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू जो है वो 0 है, वाई एक्सिस पे 0 वैल्यू पे है। टोटल ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये मेरा 0 0 पे। तो अगर मैं ओरिजिन से इस पार्टिकल तक जाना चाहती हूँ, इनिशियल मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो मेरा ओरिजिन ही होगा, इसीलिए तो हमारे बात में ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन से मैं इस पॉइंट के ऊपर जाना चाहती हूँ, तो इस पॉइंट के ऊपर जाने के लिए मुझे एक्स पे भी कुछ स्टेप्स चलना पड़ेगा। लेट अस से कि एक्स पे इसकी वैल्यू है 2, और y से अगर मैं आऊं तो y से भी इसकी वैल्यू 2 है। तो ये जो पॉइंट है मेरा ये 2 2 पे है। अब कम से कम कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए क्या हैं? x और y। मुझे कम से कम 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो इस पॉइंट को डिटेल में एक्सप्रेस कर सकें। इसके अलावा आप अब तक जो पढ़ चुके हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, r, थीटा। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जिनको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, उसकी 2 डायमेंशन आप लोग पढ़ चुके हैं कैलकुलस में। पोलर कोऑर्डिनेट्स आप लोग कैलकुलस में पढ़ के आए हैं, आर थीटा। अब एक पॉइंट, अब आर थीटा का क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कि एक दायरे में एक सर्कल के अकॉर्डिंगली आप किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हो। उसके अंदर सेंटर ऑफ द डिस्क हम लेते हैं। ये अब कोई भी हम अज्यूम करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में कि हमारे पास एक डिस्क पड़ी है, डिस्क का रेडियस r है, और डिस्क के ऊपर एक हम लाइन लगाते हैं कि जी ये फिक्स लाइन है, और इसको हम कहते हैं कि ये थीटा इक्वल टू 0 की लाइन है। कोई भी पॉइंट हमने मेजर करना है, ये पड़ा है जी पॉइंट, ये सेंटर ऑफ द डिस्क है, इसको हम कहते हैं कि जी रेडियस 0 है, थीटा 0। ठीक है जी। सेंटर ऑफ द डिस्क का रेडियस 0 क्यों है? इसलिए कि सेंटर ऑफ द डिस्क सिर्फ एक पॉइंट है, और पॉइंट को हम कहते हैं इट इज सर्कल ऑफ रेडियस 0। अच्छा जी, अब ये मेरे पास पॉइंट है P। अब इसको मैंने डिटरमिन करना, और इसके मिनिमम कोऑर्डिनेट्स कितने हैं जिनसे ये डिटरमिन होगी इसकी सही पोजीशन। एक तो ये कि मुझे पता होना चाहिए कि ये इस ओरिजिन से, इस सेंटर से कितना दूर है, और ये मुझे कहाँ से पता चलेगा? मेरा r मुझे ये बताता है कि ये इस पॉइंट से कितना दूर है, जो भी डिस्टेंस है उसका नाम r है। दूसरा मुझे ये पता होगा कि ये इस लाइन से कितना ऊपर है, ये एंगल मुझे बताता है कि ये इस लाइन से कितना ऊपर है, एंगल ये थीटा है। अब चाहे ये 30 डिग्रीज हो, चाहे ये 45 डिग्रीज हो, चाहे ये जितना भी हो, तो अब मुझे इस P को डिटरमिन करने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, r और थीटा, कि मैं इस प्लेन के अंदर इस P को डिटरमिन कर सकूं। इसका मतलब ये कि कोई भी प्लेन हो, चाहे आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हो, चाहे आप पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हो, किसी भी प्लेन जगह पे आपने किसी पॉइंट को डिटरमिन करना है, किसी चीज की लोकेशन को डिटरमिन करना है, तो आपके पास कम से कम 2 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपको कितना होना चाहिए? 2। इसी तरह किसी एक लाइन के ऊपर आपने अगर किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास 1 कोऑर्डिनेट होना ज़रूरी है। मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स 1 है, ताकि इसकी लोकेशन को, उस लाइन पे किसी भी चीज़ की लोकेशन को, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब किया जाए। इस तरह मैं आ जाती हूँ 3 डायमेंशंस में। 3 डायमेंशंस में जो हम यूजुअली पढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। उसके अंदर एक हमारे पास है जी एक्स कोऑर्डिनेट,
एक हमारे पास है y कोऑर्डिनेट और एक हमारे पास है z कोऑर्डिनेट्स। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात है। उसके अलावा भी हम लोग सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे, जो मैं आपको कुछ आगे जाके करवाऊंगी। अच्छा जी, अब ये 3 डायमेंशन में हम आ जाते हैं। तो 3 डायमेंशन में कोई भी पार्टिकल है यहाँ पे p, उसकी पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिन है x0, y0, z0। इस पार्टिकल की पोजीशन मैंने डिटरमिन करनी है। अच्छा, अगर मैं इसके लिए कम से कम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए ना। अगर मैं कहूँ कि p जो है वो x इक्वल टू 1 पे है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो p है, इसको अगर मैं लिख दूँ सिर्फ p जो है वो मेरा 1 पे है, तो इसका मतलब ये है कि इस p को मैं इस लाइन पे कहीं भी दे सकती हूँ। x1 है। अगर मैं कहती हूँ p के लिए जी, p को अगर मैं सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से डिस्क्राइब करना चाहूँ, तो इसका मतलब ये कि p x इक्वल टू 1 पे। अब x इक्वल टू 1 पे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये देखें x इक्वल टू 1 अगर मैं फिक्स कर लूँ, तो ये पूरा का पूरा जो एक प्लेन बन जाएगा। ये एक लाइन बन गई, ये एक लाइन बन गई z एक्स। अब ये जो पूरा प्लेन है वो x इक्वल टू 1 पे, y कुछ भी हो सकता है, z कुछ भी हो सकता है। ये y एक्सिस है आपका, ये z एक्सिस है आपका, और ये x इक्वल टू 1 पे ये पॉइंट। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके लिए फिर अब मुझे इसका मतलब कि एक जो है एक कोऑर्डिनेट वो इसको डिस्क्राइब करने में नाकाम रहा है। अच्छा जी, अब ये कि x इक्वल टू 1 सिर्फ अगर मैं लिखूंगी तो वो तो इस पॉइंट की कंप्लीट पोजीशन को डिस्क्राइब करने में नाकाम रहा है। अब उसके लिए मैं कहती हूँ जी x1 है और z पे इसकी वैल्यू 1 है, xz 1 है, तो इसका मतलब ये कि y कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपको एक लाइन मिलेगी कि जिस पे xz 1 होगा। ये वाली लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है और xz 1 है और y कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये पॉइंट तो फिर ना डिटरमिन हुआ। ठीक है, मैंने दो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, लेकिन ये दो कोऑर्डिनेट्स भी मिनिमम इन नंबर कोऑर्डिनेट्स लिए ना, तो ये दो कोऑर्डिनेट्स भी इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने में नाकाम रहे हैं। अब मैं अगली बात करती हूँ कि अच्छा जी, ये दो पॉइंट्स हैं और दो भी इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे हैं। तो अच्छा, मैं y की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू दे देती हूँ कि जी y एक्सिस पे, x एक्सिस पे ये 1 पे है, z एक्सिस के लिहाज से भी 1 पे है, y के लिहाज से ये किस उस पे है। मैं कहती हूँ जी y के लिहाज से ये, अगर मैंने जब देखा इसके साथ मिला के, तो ये 2 पे है। अब ये पॉइंट सही लोकेट हुआ है कि जी x एक्सिस पे आप एक कदम ऊपर चलें, z एक्सिस पे एक कदम ऊपर चलें और y एक्सिस पे आप 2 कदम y एक्सिस के लिहाज से चलें, तो ये आप पॉइंट जो है इसको लोकेट कर सकते हैं। यानी ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है। मैं दोबारा पिक्चर बना रही हूँ ताकि क्लियर हो। x एक्सिस पे आप 1 पे चलें, y एक्सिस पे 2 पे चलें, ये 1 था 1 स्टेप, ये 2 यूनिट्स थे, और z एक्सिस पे ऊपर की तरफ आप 1 यूनिट चलें, तो ये आपका पॉइंट P लोकेट हो जाता है। और इसको मैं 1 2 1 लिख रही हूँ। इसका मतलब ये कि स्पेस के अंदर कोई भी पॉइंट आपने लोकेट करना हो तो उसके लिए आपको 3 मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। कितने मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स? 3। अच्छा जी, अब ये तो था रेक्टेंगुलर में। अब आगे जब स्फेरिकल की बात करेंगे या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, तो उसमें भी आप देखेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट वो 3 ही है। अच्छा जी, तो अब जी यहाँ पे दोबारा हम बात कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स वो क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स विच
which are minimum in number and that are required to describe the configuration of a dynamical system at any time. It is called the generalized coordinates of the system. एग्जाम्पल है इसमें जी मूवमेंट ऑफ ए फ्लाई इन अ रूम। अब फ्लाई का आप देख लें कि एक मक्खी है और जी, अब मैं इधर इसको फिगर आउट कर देती हूँ। अच्छा जी, अब जी मूवमेंट ऑफ ए फ्लाई इन अ रूम, उसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे कि जी ये कमरा है। अब इसकी ज़ाहिर है दीवार के साथ ही मैं ले लेती हूँ कि जी ये इसमें एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब कमरे के अंदर फ्लाई की मूवमेंट कैसी होगी, ये मैं कहती हूँ कि जी फ्लाई मूव की है और यहाँ से वो एंटर हुई है और उसके बाद ये उसका जो है मूवमेंट का एक वो आ गया, कर्व आ गया, मूवमेंट का कर्व। अब जी ये सारी मूवमेंट अगर आप देखें तो कर्व क्या होता है, कर्व सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। फ्लाई यहाँ से एंटर हुई, इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे उसकी जो भी पोजीशन थी वो ये थी। उसके बाद फिर वो टाइम यूं बढ़ता गया, वो इस कर्व के अलोंग चलती गई और हमें इस कर्व के हर पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए कम से कम कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी, x, y और z, 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी। इसी तरह सरफेस ऑफ ए स्फीयर है, ये स्फीयर है, ठीक है, इसके ऊपर ये स्फीयर का सरफेस है, ये हम ले रहे हैं। अब एक पार्टिकल जो है वो इसके ऊपर मूव कर रहा है, जाहिर है वो इधर भी जा रहा है, वो इधर भी जा रहा है, तो उसकी मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कम से कम कितने पार्टिकल्स कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। अब ये स्फीयर है तो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अच्छा, फिक्स रेडियस है स्फीयर का, हमने स्फीयर ऑफ रेडियस ले लिया। जो भी फ्लाई मूव कर रही है उसका कोई ना कोई एक्स, उसकी मोशन के अंदर कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, कोई ना कोई वाई कोऑर्डिनेट भी होगा और कोई ना कोई जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। तो इस लिहाज से मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, it contains at least 3 generalized coordinates, sorry 2 generalized coordinates। 2 किस लिहाज से होंगे कि ये अगर इसमें से हम कहते हैं कि 2 तो इंडिपेंडेंट है तो एक तो उन 2 पे डिपेंडेंट होगा ना। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम देखें कि z स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। यहाँ से z अगर आप लो तो वो x और y पे डिपेंड करता है क्योंकि a तो आपका कांस्टेंट है, स्फीयर का रेडियस तो आपका कांस्टेंट है। इस मूवमेंट ऑफ ए फ्लाई इन अ रूम अगर आप लेते हैं, वैसे तो ये कि ये 3 कोऑर्डिनेट्स डिपेंडेंट है, लेकिन अगर आप इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन बना लेते हैं, यानी आप कहते हैं x इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, y कोऑर्डिनेट भी उसका डिपेंडेंट ऑन टाइम है, z कोऑर्डिनेट भी डिपेंडेंट ऑफ टाइम है, हमारे पास 3 पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाती हैं। तो मोशन ऑफ द फ्लाई, मूवमेंट ऑफ अ फ्लाई इन अ रूम, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन 1 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स which is time coordinate, which is sorry t coordinate। तो इसके नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 1। इसी तरह मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन ए सरफेस ऑफ स्फीयर, वैसे तो हमें लग रहा था जैसे x y z 3 जो हैं कोऑर्डिनेट्स वो इसको एक्सप्रेस करने, लेकिन इन फैक्ट z जो है यानी एक कोऑर्डिनेट जो है वो बाकी 2 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है, जैसे कि हमने इक्वेशन से निकाला। तो इसके अंदर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हैं, इट हैज 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। तो नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो है मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर के लिए वो है 2। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, द नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जितने भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं उसको कहते हैं कि ये जी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। उससे अगली डेफिनेशन है कंस्ट्रेंट्स एंड फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंस्ट्रेंट होती है रिस्ट्रिक्शन
किसी भी चीज़ पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा दो, हम कहते हैं जी इसके ऊपर कंस्ट्रेंट लग गया। मिसाल के तौर पे आप बच्चों को कह देते हैं कि जी आप सिर्फ बाग में खेलेंगे, आप बाग के अलावा इर्द गिर्द कहीं नहीं खेलेंगे, या क्रिकेट जो है वो सिर्फ ग्राउंड में होगी, तो आपने उनके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा दिया कि क्रिकेट जो है वो सिर्फ ग्राउंड में खेली जाएगी, ग्राउंड के अलावा और कहीं नहीं खेली जाएगी। तो कोई भी अगर आप मोशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कोई भी सिस्टम है मूव कर रहा है उसकी मोशन पे आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये कंस्ट्रेंट लग गए। और अगर कोई फोर्स है जिसकी वजह से ये रिस्ट्रिक्शन लग रही है, तो उसको हम कहते हैं कि ये फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट है। यहाँ प्रॉपर डेफिनेशन हम पढ़ती हूँ। एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द मोशन ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज कंस्ट्रेंट्स एंड द फोर्स रिस्पॉन्सिबल इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। अब आगे हम कुछ और बातें करते हैं कंस्ट्रेंट्स के मुतालिक और कंस्ट्रेंट्स की टाइप के मुतालिक। अब जी डायनामिकल सिस्टम अगर एक है तो उसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है? डायनामिकल सिस्टम की क्लासिफिकेशन ये होती है कि या तो वो होलोनोमिक होगा या नॉन होलोनोमिक होगा। कब होलोनोमिक होगा? A dynamical system is called holonomic if it is possible to give arbitrary and independent variations to the generalized coordinates of the system without violating constraints. Otherwise, it is called non-holonomic. एक डायनामिकल सिस्टम उस वक्त होलोनोमिक कहलाएगा अगर आप किसी भी एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को वेरी करो, थोड़ा सा उसके अंदर चेंज लाओ, तो पूरे सिस्टम में कोई ख़ास चेंज ना आए, उसकी कंस्ट्रेंट्स के अंदर कोई ख़ास चेंज ना आए, किसी और चीज़ में कोई ख़ास चेंज ना आए। यानी हर जो कोऑर्डिनेट है उसकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंट वेरिएशन दो। ये ना हो कि एक कंस्ट्रेंट के अंदर उसको अगर आप वेरी कर रहे हो तो कोई दूसरा कंस्ट्रेंट भी वेरी करे उसकी वजह से। एक कोऑर्डिनेट को आप वेरी कर रहे हो, थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हो, तो उसकी वजह से दूसरा भी इधर उधर हो जाए, ये नहीं हो सकता। होलोनोमिक सिस्टम कौन सा होगा कि अगर आप एक कोऑर्डिनेट में चेंज ला रहे हैं तो बाकी कोऑर्डिनेट्स में चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वहीं फिर दोबारा ड्रॉ करने लगी हूँ, आप कहेंगे मैडम को बहुत पसंद है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। हम कहते हैं जी एक पार्टिकल यहाँ पे है P, और P की लोकेशन है इस वक्त 1 1 1, X पे भी 1, Z पे भी 1, और अगर हम Y के लिहाज से इसको देखें तो Y के लिहाज से भी ये 1 पे है। ये हमारी अजम्पशन है कि P हमारा Y के लिहाज से भी 1 पे है और X के लिहाज से भी 1 पे है और Z के लिहाज से भी 1 यूनिट पे। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, मैं कहूँगी जी कोई चीज़ है जो फ्लाई कर रही है वहाँ में, तो ये पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ आ जाए, यानी कि एक्स वाई तो इसका वहीं रहा, जेड ये 1.2 हो गया। अब जो चेंज आया वो सिर्फ जेड के अंदर आया, जेड इस जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो जेड है उसके अंदर चेंज आया, उसकी वजह से एक्स और वाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये जो सिस्टम बनाया है इस एक पॉइंट का मैंने, ये होलोनोमिक सिस्टम है। अच्छा जी, एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है कि हम Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn लेते हैं कि ये जी n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं एक डायनामिकल सिस्टम। हम कहते हैं कि ये जो n कोऑर्डिनेट्स हैं इसके अंदर कोई एक कोऑर्डिनेट आरत कोऑर्डिनेट ले लेते हैं QR, उसके अंदर हम थोड़ी सी चेंज लाते हैं, यानी QR में हम चेंज लाए, कितनी सी चेंज लाए, जो चेंज है वो इधर आपको नज़र आ रही है कि वो ये डेल्टा QR है। डेल्टा हम लेते ही बहुत छोटी सी चेंज के लिए, यानी QR के अंदर डेल्टा QR हम चेंज लेके आए, R जो है वो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन n तक है, और बाकी n प्लस माइनस 1 कोऑर्डिनेट्स जो रह गए हैं, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स है Q1 Q2 एंड सो ऑन QR माइनस 1 QR प्लस 1 एंड सो ऑन Qn तक। तो इसके अंदर तो आप थोड़ी सी चेंज लिए हैं और बाकी जो है वो अनचेंज रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपको वो पार्टिकल की एग्जांपल दी थी कि z एक्सिस के अलोंग उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आया, लेकिन बाकी x और y उसके अनचेंज रहे। तो इस किस्म के सिस्टम को हम कहते हैं कि ये होलोनोमिक सिस्टम है। इसी तरह अब यहाँ पे हमने क्या किया, एग्जांपल में n कोऑर्डिनेट्स ले लिए,
एन कोऑर्डिनेट्स में जो अर्थ कोऑर्डिनेट था उसके अंदर ये छोटी सी चेंज आई है डेल्टा क्यू आर, और इसने बाकी जो कोऑर्डिनेट्स थे उनके ऊपर कोई असर नहीं डाला। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इन एन कोऑर्डिनेट्स का, ये हॉलोनोमिक सिस्टम है। अब जो कंस्ट्रेंट्स जो हैं उनको आप क्लासिफाई कर सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन उनकी कैसे हो सकती है, टाइप्स है ना इनकी कंस्ट्रेंट्स की। कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो हॉलोनोमिक भी हो सकते हैं, नॉन हॉलोनोमिक भी हो सकते हैं। दो तरह के मेजर कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी आपने आप कह सकते हो कि कंस्ट्रेंट्स जो हैं, पहले ऐसे करते हैं कि इसकी डिटेल थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको ओवरऑल बना के दिखा दूंगी कि जी कंस्ट्रेंट्स की वो एक टेबल सा छोटा सा बना दूंगी। अच्छा जी, अब कंस्ट्रेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है? कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं ये तो हमने पढ़ लिया कि कंस्ट्रेंट्स रिस्ट्रिक्शन होती हैं। कोई भी डायनेमिकल सिस्टम हो उसके ऊपर आप कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करें, वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो कंस्ट्रेंट कहलाती है। हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? इफ द कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशंस कनेक्टिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल्स एंड टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू 0, then the constraints are said to be holonomic. If this condition is not satisfied, the constraints are said to be non-holonomic. अब जो कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स की ज़ाहिर कंस्ट्रेंट्स क्या है? रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन हम किसी ना किसी तरह एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है? कि हम ज़ाहिर है उनको इक्वेशन से या इनइक्वालिटी से डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशंस आ जाएं जिसमें एक तरफ तो इन कंस्ट्रेंट की इक्वेशंस हो, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आए कि जिसमें एक तरफ तो टाइम और कोऑर्डिनेट का आपके पास फंक्शन आ जाए, वो इक्वल टू 0 हो जाए, तो इस किस्म की कंस्ट्रेंट को हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं किसी मोशन को कि जी अब एक डिस्क मैंने ले ली r इक्वल टू 1 की, और मैं कहती हूँ कि मेरा पार्टिकल जो है वो इस डिस्क के जो है सरकमफ्रेंस इसके ऊपर ही मूव करे और इससे आगे ना मूव करे, तो मैंने इनफैक्ट उस पार्टिकल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है r इक्वल टू 1 पे। टाइम जो भी हो, r इक्वल टू 1 जो है या रेडियस 1 पे उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। या इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि ये क्योंकि प्लेन है, प्लेन में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? x और y। कंस्ट्रेंट क्या है मेरा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये पार्टिकल जो है मेरा वो इस सर्कल में ही मूव करेगा, इसके इर्द गिर्द कहीं नहीं मूव कर सकता। या मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, दो इसमें टाइम इंक्लूड नहीं है। फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपने एक ले लिए एफ एक्स वाई जो कि इक्वल टू 0 आ गए, ये आपका कंस्ट्रेंट है और ये हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट है, क्योंकि एक तरफ आप देखो कि हाँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई है एंड इट इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे इक्वेशन एफ ऑफ टी r1 r2 एंड सो ऑन rn वेयर ri's आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो फंक्शन ऑफ टी और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू 0 है। इस चीज को, ये इक्वेशन जो है मेरी, ये फुलफिल करती है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई आपने लिया जो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है, और ये कंस्ट्रेंट जो है ये हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट है। और अगर ऐसा कंस्ट्रेंट ना हो, यानी फंक्शन जो है वो इक्वल टू 0 ना हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये नॉन हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट है। आगे चलते हैं एग्जांपल की तरफ। A particle motion restricted to the surface of a sphere of radius a is said to be a holonomic constraint। अब sphere of radius a में भी है। अब देखें हम sphere of radius 4 कर लें, ये sphere of radius 4 है, इसके ऊपर कोई भी पार्टिकल है उसने मूव करना है। स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर या इक्वल टू 16। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ द स्फीयर है। तो अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो आप देखो यहाँ से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द कंस्ट्रेंट। हमने जो इस पार्टिकल को कंस्ट्रेंट दिया है वो ये दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। और ये क्या है, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 हो गया है। तो इस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास कंस्ट्रेंट आ रहे हैं वो हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट है। ये जो इक्वेशन है दिस इज इक्वेशन ऑफ हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट। A particle's motion restricted to r square less than equal to a square is a non-holonomic constraint। क्यों? इसलिए कि अब यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट यहाँ पे r है, r का जो फंक्शन है वो लेस देन इक्वल्स टू a स्क्वायर है, यानी यहाँ पे सिर्फ इक्वलिटी नहीं आ रही। यहाँ पे हम कह लेते हैं कि जी यही स्फीयर ले लेते हैं, स्फीयर ऑफ रेडियस 4। हम कहते हैं जी पार्टिकल इसके अंदर और इसके ऊपर कहीं भी मूव कर सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकता। रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई कि स्फीयर के अंदर भी मूव कर सकता है, स्फीयर की सरफेस पे भी मूव कर सकता है, लेकिन इस सरफेस से बाहर नहीं जा सकता। मेरे पास जो इक्वेशन आ गई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 आ गई। यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड जो मेरे पास बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। जब ये फंक्शन लेस देन इक्वल टू 0 है, इसमें सिर्फ इक्वालिटी नहीं है बल्कि इनइक्वालिटी है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल में दिया हुआ है उसको अगर आप देखें, r जो है अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाएं तो r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर जो है, इसको अगर हम एज फंक्शन ऑफ r देखें तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि फंक्शन ऑफ r इक्वल टू 0 आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कंस्ट्रेंट, सो इज होलोनोमिक। और अगर हम r स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर को देखें तो फंक्शन ऑफ r हमारा क्या बना, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से हमारे पास आ गया फंक्शन ऑफ r इज लेस देन इक्वल टू 0। और ये हमें बता रहा है कि हमारा कंस्ट्रेंट जो है वो नॉन होलोनोमिक है। अच्छा जी, अब कंस्ट्रेंट्स को एक हम और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं। अब उसके अंदर ये हो जाता है कि कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐसे होते हैं जो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, कुछ होते हैं टाइम इंडिपेंडेंट। जो टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं वो स्क्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं, जो टाइम डिपेंडेंट होते हैं वो रियोनोमिक कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जी मेरे पास y जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है और वो है t स्क्वायर, यानी अब मैं कह रही हूँ कि जो मोशन है मेरी वो y कोऑर्डिनेट से एक्सप्रेस होती है, जो भी मोशन है, और y इज डिपेंडेंट ऑन t है। दोनों t बढ़ता जाएगा, y जो है वो बढ़ता जाएगा, और कैसे बढ़ेगा कि y t का स्क्वायर आएगा। जब t 0 होगा y 0 होगा, जब t 1 होगा y 1 होगा, जब t 2 होगा y 4 होगा, जब t 3 होगा y 9 हो जाएगा। यानी ये मैं पर सेकंड बता रही हूँ कि ये जो मूवमेंट है पर सेकंड कैसे होगी। या फॉर एग्जांपल हम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को ले लेते हैं कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो है वो स्पेशल होती, सॉरी मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया जो है वो स्पेशल टाइम के अकॉर्डिंगली है, और टाइम के अकॉर्डिंगली कोई बैक्टीरिया जो है वो ऐसे मूव कर रहा है इस तरह से, और टाइम का एक स्पेशल फंक्शन आ रहा है यहाँ पे कि y इक्वल टू साइन ऑफ t, उसके लिहाज से ये मूव कर रहा है। जब टाइम 0 था तो y 0 था, टाइम न्यू बढ़ता जा रहा है, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है और कम होती जा रही है। तो इस किस्म की कंस्ट्रेंट को, यानी मैंने y को एज फंक्शन ऑफ टाइम ले लिया और y और टाइम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए,
तो इस किस्म के कंस्ट्रेंट को हम कहते हैं कि रियोनोमिक कंस्ट्रेंट है, इट इज़ द रियोनोमिक कंस्ट्रेंट। और अगर कंस्ट्रेंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो, जैसे हमने पीछे हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स में देखा था कि जी r² माइनस a² इक्वल टू 0, ये एक कंस्ट्रेंट हमने लगाया, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इसके अंदर टाइम का कोई जिक्र नहीं है कि टाइम के लिहाज से ये क्या हो और क्या ना हो। इस किस्म के कंस्ट्रेंट को हम कहते हैं ये स्क्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट है। इन अदर वर्ड्स, a scleronomic system is one that has only fixed constraints, whereas a reonomic system has moving constraints। क्यों? इसलिए कि स्क्लेरोनोमिक सिस्टम जो है वो सारा का सारा टाइम इंडिपेंडेंट है, उसके अंदर शुरू से एंड तक एक ही कंस्ट्रेंट रहेगा। रियोनोमिक सिस्टम जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, जो टाइम चेंज होता जाएगा उस सिस्टम के कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो भी चेंज होते जाएंगे। तो वो टाइम के लिहाज से, इनको कह रहे हैं कि टाइम के लिहाज से वो फिक्स कंस्ट्रेंट है, टाइम जैसे मर्जी गुजरे, जिस तरह मर्जी गुजरे। जो स्क्लेरोनोमिक सिस्टम है उसके कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो टाइम के लिहाज से फिक्स होंगे। रियोनोमिक कंस्ट्रेंट में जो टाइम गुजरता जाएगा कंस्ट्रेंट चेंज होता जाएगा, इस लिहाज से हम इन कंस्ट्रेंट्स को, रियोनोमिक कंस्ट्रेंट्स को मूविंग कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ए पेंडुलम विद अ फिक्स सपोर्ट इज अ स्क्लेरोनोमिक सिस्टम, is scleronomic, whereas the pendulum for which the point of support is given an assigned motion is the reonomic। तो अब देखेंगे हमने कंस्ट्रेंट जो देखे हैं, अब यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ कि जी कंस्ट्रेंट जो हैं उनको दो तरह से क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है कि होलोनोमिक भी हो सकते हैं और नॉन होलोनोमिक भी हो सकते हैं। होलोनोमिक कैसे होते हैं कि फंक्शन ऑफ टाइम और कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू 0 हो जाए। नॉन होलोनोमिक कब होते हैं? फंक्शन ऑफ टाइम एंड कोऑर्डिनेट्स इनइक्वालिटी में आ जाए। अब यहाँ तो ये लेस होगा, लेस देन की इनइक्वालिटी आ जाएगी या ग्रेटर देन की इक्वालिटी आ जाएगी, इक्वल्स टू वाला जो है उससे ज़रा हट जाएंगे। अच्छा, दूसरा कंस्ट्रेंट थी, एक क्लासिफिकेशन तो ये हो गई। दूसरी क्लासिफिकेशन क्या है कि कंस्ट्रेंट्स जो हैं या तो स्क्लेरोनोमिक होंगे लेरोनोमिक या फिर रियोनोमिक होंगे। स्क्लेरोनोमिक कब होंगे? जब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होंगे। रियोनोमिक कब होंगे? जब उसके अंदर टाइम इंक्लूड होगा। अच्छा जी, अब कंस्ट्रेंट्स जो है उसकी वजह से डिफिकल्टीज भी आती हैं सॉल्यूशंस में। अब कैसे डिफिकल्टीज आती हैं? अब ये कंस्ट्रेंट्स का ड्रॉबैक है। कंस्ट्रेंट्स की वजह से होता क्या है? It produces two type of difficulties in the solution of mechanical problems. First, the coordinates Ri are no longer all independent। पहली बात तो ये कि सारे के सारे Ri's जो हैं कोऑर्डिनेट्स वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं रहते। जाहिर है जब फंक्शन इन्वॉल्व है, जब एक इक्वेशन इन्वॉल्व है तो Ri's एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो गए। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट में जो आपको बताया था कि ये एक सफ़ियर है और सफ़ियर का रेडियस a है, तो उसकी इक्वेशन क्या है? उसकी इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू a²। ये सफ़ियर की इक्वेशन है। ये कंस्ट्रेंट हमने लगा दिया कि जी पार्टिकल जो है वो सफ़ियर के सरफेस, सफ़ियर ऑफ रेडियस a के सरफेस पे ही मूव करेगा। इसका मतलब क्या है? अब ये मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा कि अगर मैं z को ले लूँ यहाँ पे, z² को, डेट इज a² माइनस x² माइनस y²। इट मीन्स कि अब x और y दो तो मेरे पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये जो एक z है ये डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हो गया x और y, ये इंडिपेंडेंट नहीं रहा। तो ये जो ri's हैं ये एक दूसरे को, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो पहले थे उनमें से किसी ना किसी को इनकी वजह से डिपेंडेंट दूसरे पे होना पड़ता है। या सेकेंडली मैंने आपको ये बताया था कि जी टाइम कोऑर्डिनेट ले लें
ठीक है, और फंक्शन ऑफ टी एक्स वाई हमारे पास जो आ गया है वो एक्स तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो वाई माइनस साइन टी आ गया इक्वल टू 0, जो हमने रियोनोमिक कंस्ट्रेंट लिया था कि y इक्वल टू साइन टी। अब इसके अंदर आप देखें तो y जो है वो t डिपेंडेंट हो गया, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं रहा, y इज अ फंक्शन ऑफ t बन गया। तो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट ने यहाँ पे भी इनको कोऑर्डिनेट्स को, कोऑर्डिनेट और टाइम को एक दूसरे के साथ रिलेट कर दिया। अच्छा, दूसरा अब हमारे पास ड्रॉबैक इसका क्या है कि जो कंस्ट्रेंट की फोर्सेस हैं ये अननोन ऑफ द प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं, कि पहले ही आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसके अंदर कुछ अननोन्स हैं, कुछ इक्वेशंस बन रही हैं, उसको हम मॉडलिंग कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मॉडलिंग के मुतालिक भी यहाँ पे ही बता दूँ कि जो कंस्ट्रेंट की इक्वेशन है ये अननोन ऑफ द प्रॉब्लम में आ रही हैं। तो अननोन ऑफ द प्रॉब्लम में कैसे आती हैं कि अब इसके लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग है। मॉडलिंग से तो तस्वर वही बनता है ना, जैसे होता है कि जी एक मॉडल है और मॉडलिंग कर रही है, वो वाली मॉडलिंग की बात नहीं हो रही है, मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात हो रही है। मैथमेटिकल मॉडलिंग है क्या? मैथमेटिकल मॉडलिंग ये है कि आपके पास एक फिजिकल प्रॉब्लम है। फिजिकल प्रॉब्लम का मतलब ये कि एक जैसे इबारत में लिखा हुआ होता है ये है और ऐसे है और वैसे, एक फिजिकल प्रॉब्लम। अब फिजिकल प्रॉब्लम की आप क्या करते हैं, आप इसकी इक्वेशंस बना लेते हैं, ठीक है, इसको मैथमेटिक्स में ले आते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फिजिकल प्रॉब्लम है कि न्यूटन का ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही ले लेते हैं। ये हमारे पास है F इक्वल टू ma, ठीक है। आपको बताया गया कि एक चीज़ है, उस पर आपने, एक बॉल है, उस पर आपने फोर्स लगाई 10 न्यूटन, मास उसका था 1 kg, तो आप एक्सेलरेशन का बताएं कितनी होगी, या आप यहाँ से उसकी डिस्प्लेसमेंट बता दें, या आप यहाँ से वेलोसिटी बता दें कि वेलोसिटी किस वेलोसिटी से मूव करेगा। अब ये है कि हमें पता है कि ये सारा डाटा जो है ये हमें दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि जी एक फोर्स है 10 न्यूटन की 1 kg मास पे लगी, आपने बताना है जी वो 1 kg मास जो है वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा इस फोर्स के अंडर। अब ये है फिजिकल प्रॉब्लम कि आपके पास फोर्स थी 10 न्यूटन की, मास 1 kg का आ गया, वेलोसिटी हमें नहीं पता कितनी है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे जहन में क्या आएगा कि जी यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई होता है, F इक्वल टू ma, और a जो है वो हमारे पास क्या है, dv/dt है, यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज मास इनटू dv/dt। जब मैं यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट करूंगी 10 न्यूटन, मास की वैल्यू पुट करूंगी 1 kg, एक्सेलरेशन या dv/dt एज इट इज आ जाएगा। इधर से मेरे पास आ गया dv/dt इक्वल टू 10, और यहाँ से मेरे पास v आ गया 10t प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन से, ठीक है जी। अब ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी जो है वो डिपेंडेंट ऑन टाइम है, जो टाइम चेंज होगा वेलोसिटी चेंज होगी। अब मैं क्या कह सकती हूँ कि जी ये बॉल या ये मास जो 1 kg का था उसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुई, उसकी वेलोसिटी मेरे पास 10t प्लस c निकली है। इनिशियली वेलोसिटी जो थी वो कांस्टेंट थी, जो टाइम गुजरता गया, वो टाइम जब 1 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी 10 प्लस c हो गई, टाइम जब 2 सेकेंड हुआ वेलोसिटी 20 प्लस c होगी, और इसी तरह चलती जाएगी। ये मैंने आंसर दे दिया। अब क्या था, पहले मेरे पास एक क्वेश्चन था, फोर्स 10 न्यूटन है, मास 1 kg है, और आप इसकी वेलोसिटी बताएं। ये जो था ये मेरे पास फिजिक्स थी, ठीक है, ये प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम की फिजिक्स मुझे दी गई थी। मैंने क्या किया, मैंने इसको फिजिक्स को मैथमेटिकल इक्वेशन में कर लिया। दिस इज द मैथमेटिकल मॉडलिंग कि अप्रोप्रिएट आपने इक्वेशन बना ली उससे कि जी मुझे पता है कि फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, मुझे पता है एक्सेलरेशन dv/dt होता है। जब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट की, ये सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने किया, उसके बाद मैंने वैल्यूज पुट कर ली, वैल्यूज पुट करके मैंने v निकाल लिया। ये सारा कुछ यहाँ तक जो मैंने किया है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। उसके बाद v निकालने के बाद जब मैंने उसको एक्सप्रेस किया कि जी वेलोसिटी जो है वो 10 टाइम्स
टाइम यूनिट प्लस कांस्टेंट आ जाएगी, या जो आम तौर पे हम लिखते हैं कि कांस्टेंट्स को अवॉइड कर लेते हैं, वेलोसिटी 10t है जी। यूं टाइम गुजरता जाएगा, उसको 10 से हम मल्टीप्लाई करते जाएं तो वेलोसिटी उस लिहाज से बढ़ती जाएगी, चलती जाएगी। अब ये थी मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है, अब यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ जो मैंने आपको बताया। मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है कि आप फिजिकल प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स में लेके आते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं और उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट जो भी आता है उसको आप फिजिक्स में उसकी फिजिक्स को डिटरमिन करते हैं। जो भी रिजल्ट आता है उसको आप बताते हैं कि जी ये इसकी फिजिक्स है, वेलोसिटी ये है 10t है, दिस इज द रिजल्ट, फिजिक्स ऑफ द रिजल्ट। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है, फिजिकल प्रॉब्लम से ये स्टार्ट हुआ, उसको हम मैथमेटिक्स में ले आए, उसकी हमने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट को हमने फिर इबारत में एक्सप्रेस कर दिया। ये सारा का सारा जो है ये मैथमेटिकल मॉडलिंग कहलाता है। अब जी कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी हम मैथमेटिकल मॉडलिंग कर सकते हैं। जब हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे और प्रॉब्लम के अंदर कंस्ट्रेंट मौजूद होगा तो क्या होगा कि पहले ही हमारे पास इक्वेशन मौजूद है, अब इसके ऊपर हमने कंस्ट्रेंट भी लगा दिया। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ जी फोर्स इतनी अप्लाई की, मास इतना है, लेकिन वेलोसिटी जो है ना उसके मुतालिक मैं कहती हूँ कि वेलोसिटी मेरी जो है, कंस्ट्रेंट मैंने ये लगाया कि वेलोसिटी शुड बी लेस देन 30। अब वेलोसिटी अगर लेस देन 30 है तो उसके अंदर फिर मुझे डिटरमिन करना पड़ेगा कि ये बॉल कितने टाइम तक इस वेलोसिटी के अंडर चलेगा, वेलोसिटी लेस देन 30, जो मैंने कंस्ट्रेंट अप्लाई किया। ये मैंने फिजिकल प्रॉब्लम पे एक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया कि इट्स वेलोसिटी शुड बी लेस देन 30। वेलोसिटी लेस देन 30 है तो ये कितनी देर तक, किस टाइम तक ये वेलोसिटी लेस देन 30 होगी, अब मुझे वो भी डिटरमिन करना पड़ेगा कि जी यहाँ तक आप टाइम दें, इतने सेकंड्स तक वेलोसिटी लेस देन 30 होगी, उसके बाद वेलोसिटी जो है वो 30 के बराबर या 30 से ग्रेटर हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड से ग्रेटर या उसके बराबर हो जाएगी। तो मैं सिर्फ इस हद तक इस मास को चला सकती हूँ, अप टू 3 सेकंड्स। जो ही 3 सेकंड्स पे आएगा तो वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और ये जो हमारे कंस्ट्रेंट है ये वायलेट कर जाएगा। तो कंस्ट्रेंट अननोन ऑफ द प्रॉब्लम के अंदर शामिल हो जाते हैं। आज जो है हमने क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा, कुछ नई डेफिनेशंस पढ़ी, उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि जी जो नई डेफिनेशंस हमने पढ़ी है उसमें सबसे पहले तो हमने देखा डायनामिकल सिस्टम। डायनामिकल सिस्टम क्या होता है, क्योंकि ये आज का लेक्चर अगर आप नोट करें ना तो ये सारा का सारा डेफिनेशंस पे ही डिपेंडेंट है, सारी की सारी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन जो नई पढ़ी है, नई डेफिनेशन है रिलेटेड टू डायनामिक्स है, तो डायनामिकल सिस्टम की है। डायनामिकल सिस्टम एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, जो ज़ाहिर मूव भी कर सकता है, उसको हम डायनामिकल सिस्टम कहते हैं। अब डायनामिकल सिस्टम के बाद नेक्स्ट हमने बात की, ये जो स्लाइड्स ही मैं ले आती हूँ। डायनामिकल सिस्टम में हमने क्या बात की है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डायनामिकल सिस्टम है। उस सिलसिले में मैंने जो आपको दिखाया वो सारा उसकी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में दिखा दिया कि कैसे डायनामिकल सिस्टम होते हैं। फिर हमने बात की कॉन्फ़िगरेशन की कि जो एक सिस्टम है उसके अंदर पार्टिकल जहाँ जहाँ लोकेट हैं वो सारी उसकी कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। फिर हमने बात की जी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की कि कम से कम कोऑर्डिनेट्स जो एक पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए ज़रूरी होते हैं तो उनको हम कहते हैं ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ ए फ्लाई इन द रूम की बात की कि जी एक मक्खी जब मूव करती है रूम के अंदर तो हम कहते हैं कि वो जी टाइम के रिस्पेक्ट मूव कर सकती है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है, जेड कोऑर्डिनेट भी टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है। तो एक्स वाई जेड आर ऑल इन
टाइम डिपेंडेंट, तो इन फैक्ट जो कोऑर्डिनेट हमें चाहिए मिनिमम इन नंबर, 1 कोऑर्डिनेट हमें टाइम चाहिए, जो टाइम चेंज होगा एक्स वाई जेड चेंज होगी। तो मोमेंट ऑफ ए फ्लाई इन द रूम को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट चाहिए। सेकेंडली ये है जी मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। अब इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने सरफेस स्फीयर की इक्वेशन देखी। स्फीयर की इक्वेशन होती है x² + y² + z² = a²। तो अब इसके ऊपर आप देखो कि एक जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उसको इन टर्म्स ऑफ द अदर 2 लिखा जा सकता है। उस लिहाज से हमारे पास एक कोऑर्डिनेट जो है उसको इन द टर्म्स ऑफ द अदर 2 लिखा जा सकता है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हुए, वो 2 दूसरे कोऑर्डिनेट्स जिसमें तीसरे को लिखा जा सकता है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। सो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज 2। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स 2 हो गए। और उसके बाद हमने बात की जी डिग्री ऑफ फ्रीडम की कि जी जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो उनको हम कहते हैं ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, यानी इस हद तक हमारा सिस्टम फ्री है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है इस हद तक हमारा सिस्टम फ्री है मूव करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमने देखी कि जी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मोशन को डिस्क्राइब कर ही रहा है, मोशन को रिस्ट्रिक्ट भी कोई चीज कर रही है। मोशन को जो रिस्ट्रिक्ट कर रही है वो कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट जो है वो कुछ फोर्सेस की वजह से भी हो सकती है। कंस्ट्रेंट क्या है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन मोशन के ऊपर, किसी भी सिस्टम की मोशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएं वो कंस्ट्रेंट है। और जो फोर्सेस इन कंस्ट्रेंट्स की रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हम कहते हैं कि ये फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट है। उसके बाद हमने कहा जी डायनामिकल सिस्टम जो है उसको हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होलोनोमिक सिस्टम हो सकते हैं, एक नॉन होलोनोमिक सिस्टम हो सकते हैं। होलोनोमिक सिस्टम वो है कि जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स में से किसी एक कोऑर्डिनेट को आप थोड़ा सा चेंज करोगे, थोड़ी सी उसके अंदर इंक्रीज या डिक्रीज लेके आओगे तो उससे बाकी कोऑर्डिनेट्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट होंगे। ऐसे सिस्टम को हम होलोनोमिक डायनामिकल सिस्टम कहते हैं। तो अगर एक कंस्ट्रेंट के अंदर थोड़ा सा चेंज आए, एक कोऑर्डिनेट के अंदर जनरलाइज कोऑर्डिनेट में आप थोड़ा सा चेंज लेके आओ, उसकी वजह से पूरे का पूरा सिस्टम जो है उसके अंदर बाकी कोऑर्डिनेट्स जो है उनमें से भी कोई ना कोई डिस्टर्ब हो रहा हो तो वो नॉन होलोनोमिक सिस्टम कहलाता है। उसके बाद जी हम कंस्ट्रेंट्स की क्लासिफिकेशन की तरफ आ गए कि जी कंस्ट्रेंट्स को हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो ये उसकी इक्वेशन के हिसाब से कि अगर आप कंस्ट्रेंट को फंक्शन ऑफ टाइम एंड अदर कोऑर्डिनेट्स लिख देते हो, यानी कि फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आप इसको लिखते हो कंस्ट्रेंट को और वो फंक्शन इक्वल टू 0 आता है तो हम कहते हैं कि ये होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है। अगर वो फंक्शन लेस देन इक्वल टू 0 आता है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है या लेस देन 0 हो जाए या ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ऐसे कंस्ट्रेंट को हम कहते हैं कि ये नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है। फिर हमने दूसरी बात की कि कंस्ट्रेंट को हम एक और तरीके से भी शो कर सकते हैं, एक और तरीके से भी उसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है। वो ये कि कंस्ट्रेंट टाइम डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और टाइम इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि जी वो जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड थे वो तीनों के तीनों टाइम डिपेंडेंट थे, तो ये भी तो कंस्ट्रेंट ही है मोशन पे। मिसाल के तौर पे ये जो मक्खी की मूवमेंट मैंने आपको बताई कि जी ये एक्स वाई जेड है और मक्खी मूव कर रही है और उसकी इक्वेशन क्या है, मैं कहती हूँ कि जी x इक्वल टू साइन टी है, y कॉस टी है और z जो है वो t है। और इस लिहाज से वो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 1 हुआ, इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है वो भी 1 है मेरे पास। तो ये जो एक्स वाई जेड हैं ये तीनों के तीनों टाइम डिपेंडेंट हैं, ये 3 कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास, ये टाइम डिपेंडेंट हैं। तो ये जो सिस्टम हमारे पास जो भी बना मक्खी की मोशन का वो रियोनोमिक है। और अगर ये तीनों जो हैं वो टाइम डिपेंडेंट ना हो, फॉर एग्जांपल वही हम जो स्फीयर की एग्जांपल ले रहे थे, तो ऐसे सिस्टम को कि जिसमें कंस्ट्रेंट टाइम डिपेंडेंट ना हो हम स्क्लेरोनोमिक सिस्टम कहते हैं, या ऐसे कंस्ट्रेंट्स को हम स्क्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट्स कहते हैं।
और उसके बाद फिर मैंने आपको कंस्ट्रेंट की थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज बताएंगे, कंस्ट्रेंट कैसी कैसी डिफ़िकल्टीज जो हैं वो कंस्ट्रेंट्स की वजह से अक्कर होती हैं। कि एक तो ये कि जाहिर है आपके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो सारे इंडिपेंडेंट नहीं रहते। और दूसरा ये कि प्रॉब्लम की जो इक्वेशन बन रही है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन अननोन ऑफ द प्रॉब्लम के अंदर शामिल हो जाती हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। थैंक यू।